आज 15 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 15 जुलाई, तो आज पूरे बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने पर लालू परिवार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी नेताओं ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी हां, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया है कि लालू परिवार अंबानी को क्या मुंह दिखाएगा। इन बयानों पर अब रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया है। जब लालू की बेटी और सारण से राजद प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि अंबानी परिवार के मांगलिक आयोजन में लालू परिवार के सम्मिलित होने पर भाजपाइयों को बड़ा ऐतराज था और पेट में पर रहे मरोड़ों का आलम तो कुछ ऐसा था कि बिहार भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया कि जिस अंबानी परिवार का राजद ने विरोध किया उसके यहाँ पूरी खाने के लिए पहुंच गया लालू परिवार। उन्होंने आगे लिखा है कि हताशा की प्रकाष्ठा में भाजपा ये भूल गए हैं कि आम चुनाव के दौरान इनके आका ने भी अंबानी को चोरी के माल वाला कारोबारी बताते हुए कांग्रेस अंबानी के बीच डील होने का आरोप लगाया था। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि भाजपाइयों से ये पूछा जाना चाहिए कि कल किस मुंह से इनके आका अंबानी परिवार के यहाँ पर आयोजित वर वधू स्वागत समारोह रिसेप्शन में शिरकत करने के लिए पहुंच गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू परिवार द्वारा छोड़ी गई झूठी थालियों को साफ करने गए थे इनके आका। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 26 जिलों में आज बारिश और वज्रपात के अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, अररिया और किशनगंज में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आज बिहार के इन जिलों में कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं पर एक दो स्थान पर वज्रपात होने की भी संभावना है। इसीलिए खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वज्रपात से काफी लोगों को नुकसान हुआ है। दोस्तों, कोसी की सहायक नदी घघरी एवं हाधार नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी उफान पर है, जिससे चौसा प्रखंड की फुलौत, पूर्वी और फिर पश्चिमी सहित मोरसंडा, चिरोरी, पैना पंचायत और फिर निचले हिस्से के अन्य गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। जहां इन पंचायतों के करीब 5000 लोगों का आवागमन के लिए सड़क संपर्क बाधित हो गया है। फुलौत, पूर्वी चंपारण के धुमावती स्थान से कब्रिस्तान धार में घघड़ी नदी सहित अन्य जगहों पर बाढ़ का पानी फैल गया है। लोग जिससे परेशान हैं। दोस्तों, बिहार के सभी जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू होने वाला है। जी हां, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप अपने जमीन का सर्वे आपको करना पड़ेगा। जिन जिलों में अभी तक सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है उन जिलों में सर्वे के लिए अमीनों की ट्रेनिंग चल रही है। सभी मौजों में 4-4 अमीनों की तैनाती कर दी गई है। यह खबर के अनुसार सरकार ने गाँव के स्तर पर कैंप लगा करके जमीन सर्वे के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में बिहार के लोग अपने मोबाइल से सर्वे फॉर्म डाउनलोड करके कर सकते हैं। वेबसाइट पोर्टल पर सर्वे फॉर्म और वंशावली फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। तो ऐसे में आपको भी अपनी जमीन का सर्वे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना मोबाइल से इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। अपने मोबाइल फोन से फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा। गूगल क्रोम में जाए, वहां पर इसके बाद गूगल में लिखें www.dlrs.bihar.gov.in, इसको सर्च करें। उसके बाद इसके वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद सर्वे फॉर्म या फिर वंशावली फॉर्म के ऑप्शन पर आप क्लिक करें। इसके बाद इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जमीन सर्वे के लिए आपको इस फॉर्म को भर करके सर्वे अधिकारी के पास जमा करना होगा। जमीन सर्वे फॉर्म और फिर वंशावली फॉर्म को सर्वे अधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, फिर सर्वे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों, बिहार पैक्स चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पैक्स के चुनाव नवंबर महीने में कराए जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। या इसकी जानकारी खुद सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी है। खबर के अनुसार बिहार में 8463 पैक्स हैं, जहां इनमें ज्यादातर पैक्सों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के स्तर से भी पैक्सों के चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसकी तारीख घोषित की जाएगी। आपको बता दें कि सहकारिता और फिर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया है कि पैक्सों में चुनाव समय से पहले कराए जाएंगे। बिहार के सभी पैक्सों में करीब 1,40,00,000 सदस्य हैं। वहीं पर 54,000 नए पैक्स सदस्य बने हैं जो इस बार के चुनाव में भाग लेंगे। दरअसल बिहार सहकारिता विभाग के स्तर से करीब 7,500 पैक्सों में नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। जल्द ही इसको लेकर के विभाग के द्वारा पूरी डिटेल्स जारी कर दी जाएगी ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे शुरू होने वाला है। इस सर्वे में जमीन के सत्यापन के लिए जमीन मालिक को जमीन के कागजात दिखाने होंगे। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन के कागजात नहीं है तो इसे वो ऑनलाइन के द्वारा जमीन के कागजात को निकाल सकते हैं। बिहार में सर्वे के लिए एक वेबसाइट है जिसमें से आप वहां से जमीन का कागजात निकाल सकते हैं और ये वेबसाइट है www.biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना खाता देखें, उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करें और जिला अनुमंडल मौजा पर क्लिक करते हुए जमीन रैयत के नाम से खतियान को आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। और भी जो भी जमीन का कागजात आपको निकालना है, जो भी सर्वे से जुड़ी हुई जो कागजात की ज़रूरत होगी, उन सभी कागजातों को आप इस वेबसाइट के द्वारा आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर रक्सौल से एक बांग्लादेशी नागरिक को इमिग्रेशन विभाग अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र से दबोच लिया है। उसके पास से विभाग ने भारतीय फर्जी आधार कार्ड और फिर पासपोर्ट भी बरामद किया गया है, जिसमें इसने फर्जी पता पश्चिम बंगाल के हुगली निवासी मोहम्मद जावेद पिता मीर हसन अंकित कराया था। तो फिर वहीं पर पुलिस पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया है कि वह इससे पहले भी भारत आ चुका है। जहाँ हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिक को लेकर के पुलिस ने बताया है कि पूछताछ में उसने बताया है कि वह पहले भी भारत आ चुका है, लेकिन पहले वह भारतीय वीजा पर लेकर आया था, लेकिन इस बार अवैध रूप से भारत में घुसा है। जब उसने ये भी बताया है कि जब वह भारत आया तो सबसे पहले कोलकाता गया और फिर फर्जी आधार कार्ड और फिर पासपोर्ट बनवाया। जब पुलिस ने बताया है कि उसको उस वक्त पकड़ा गया जब वह रक्सौल इमिग्रेशन कार्यालय में एर्रावाइल क्लियरेंस के लिए आया था, जहां उसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट की भी कॉपी थी। भारतीय और फिर बांग्लादेशी पासपोर्ट में लगे फोटो एक समान थे। यही वजह रही कि आरोपी पर संदेह हो गया। इसमें इसकी जन्म तिथि 13 फरवरी 1987 अंकित है, जबकि इसका असली नाम एम सुहाग है। इमिग्रेशन अधिकारियों में उससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला है कि ये बांग्लादेश के पतुआखाली जिला के पतुआखाली सदर के बोतलनिया का रहने वाला है, जो कि अब्दुल रज्जाक गाजी का बेटा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और फिर स्कूल को विधा का मंदिर बने रहने की बातें अब हवा हवाई साबित हो रही है। इसका उदाहरण बिहार के एक सरकारी स्कूल का है, जहां पर स्कूल समय पर ही डांस की महफिल सजा दी गई। जहां एक और स्कूल कैंपस में बार बालाओं के ठुमके लगाए जाते रहे तो दूसरी ओर सिर झुका करके छात्र छात्राएं महिला टीचर क्लासरूम की ओर जाती दिख रही है। ताजा मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक स्कूल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक और स्कूल कैंपस में बार बालाओं के ठुमके लगाते देखे जा सकते हैं तो दूसरी ओर सर झुकाए हुए छात्र और फिर महिला टीचर क्लासरूम की ओर जाती हुई दिख रही है। दरअसल यहाँ पर स्कूल के समय पर ही एक बारातियों को यहाँ ठहराया गया और उनके मनोरंजन के लिए बार डांसरों को भी बाहर से बुलाया गया। स्कूल टाइम पर बार बालाओं का अश्लील गानों पर डांस चलता रहा। गानों के बोल सुनकर के छात्राएं भी शर्मसार हो गई। बार बालाओं के स्टेज के पास से क्लास में जाते वक्त छात्राओं ने शर्म से सिर झुका लिया। बताया जा रहा है कि हेडमास्टर की अनुमति लेकर के स्कूल को बारातियों के लिए यहाँ पर बारातियों को ठहराया गया था। यहाँ पर बारातियों के ठहरने के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी पूरी व्यवस्था की गई थी। जब बाहर से बार बालाओं को डांस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था, इस प्रोग्राम का वीडियो किसी ने मोबाइल से बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, यानी कि मुहर्रम का महीना इस्लामिक साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। यही नहीं, मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है। इस बार मुहर्रम का महीना अंग्रेजी की तारीख 11 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 9 अक्टूबर तक रहेगा। इस महीने की 10 तारीख को हजरत मोहम्मद इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम का पर्व मुहर्रम मनाया जाता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स तकलीफ देकर के इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। तो इमाम हुसैन और उसके फॉलोअर्स की शहादत की याद में दुनिया भर में शिया मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। हालांकि इस्लाम धर्म के मानने वाले सभी लोग इमाम हुसैन की याद को में मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन सभी का मुहर्रम मनाने का तरीका अलग अलग है। वहीं पर शियाओं का मुहर्रम मनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपको बता दूं कि इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे, जो करबला की जंग में शहीद हो गए थे। अब मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम के खिलाफत यानी कि खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे, जब लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। इसके बाद 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। इसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल भी खिलाफ था। जब तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दूं कि जो यजीद थे वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे। जब वे भी
मुसलमान कहते थे, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग था, इस्लाम से बिल्कुल अलग। जब यजीद ने इमाम हुसैन को अपना खलीफा मानने के लिए कहा तो इमाम हुसैन ने बिल्कुल इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुवा को फरमान लिखा कि तुम हुसैन को बुला करके मेरे आदेश का पालन करने के लिए कहो, अगर वह नहीं माने तो उसका सिर काट करके मेरे पास भेजा जाए। उसके बाद राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलाया, जहां उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा कि मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को ना मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंच गए ताकि हज पूरा कर सके। वहां पर यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बना करके हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात का पता हुसैन को चल गया, लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर किसी की भी हत्या हराम है, इसलिए उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए हुसैन ने हज के बजाय उसकी छोटी प्रथा यानी कि उम्रा करके परिवार सहित इराक चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख यानी कि 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए देते रहे, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा कि तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आशुरा की रात कहा जाता है। उसके बाद अगले दिन जंग में हुसैन के 72 फॉलोअर्स मारे गए। तब सिर्फ हुसैन अकेला रह गया, लेकिन तभी अचानक खेमे में एक शोर हुआ, एक शोर सुना गया। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन ने उसे हाथों में उठा करके मैदान करबला में ले गए। उन्होंने यजीद की फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी और बेटे ने हुसैन के हाथों में तरफ तरफ करके दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया गया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, जिसके बाद इसे आशूर यानी कि मातम का दिन कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद की दक्षिणी पश्चिमी के करबला में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के मजार शरीफ मौजूद है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।